हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल का ही टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग अपना मेन प्रैक्टिकल देते हैं और प्रैक्टिकल में जब हम लोग इंटरव्यू या वी वॉच देने जाते हैं तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है या वे प्रश्न जो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर का आज हम इंटरव्यू के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे उनका आंसर देंगे और कैसे आप लोग इन क्वेश्चनों को याद करके या समझ करके अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी का जो सिलेबस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं या आप कह सकते हैं कि सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आपको आंसर देना है कि आंकड़े वे होते हैं जो कि किसी क्षेत्र में जाकर के इकट्ठे किए जाते हैं। आंकड़े भी वैसे दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े जो पहले से इकट्ठा होते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरेख क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको कहना है कि आरेख वे होते हैं जो आंकड़ों के आधार पर बनाए जाते हैं और ये आरेख तीन प्रकार के होते हैं। ये आंकड़े जो तीन प्रकार के होते हैं उनमें एक बिंबी आरेख यानी वन डायमेंशनल डायग्राम, एक होते हैं द्विबिंबी आरेख टू डायमेंशनल डायग्राम और एक होते हैं त्रिबिंबी आरेख यानी कि थ्री डायमेंशनल डायग्राम। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक बिंबी आरेख किसे कहते हैं या दो बिंबी आरेख किसे कहते हैं या त्रिबिंबी आरेख किसे कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि एक बिंबी आरेख क्या होते हैं तो आपको आंसर देना है कि एक बिंबी आरेख वे होते हैं जो किसी भी आरेख में एक्स अक्ष के आधार पर उन्हें हम लोग बनाते हैं या निरूपित करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग किसी भी आंकड़ों के आधार पर कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक्स और वाई दो अक्ष होते हैं तो एक्स अक्ष के आधार पर हम लोग आंकड़ों को बनाते हैं, वे एक बिंबी आरेख कहलाते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक बिंबी आरेख होते हैं उसमें कौन कौन से आरेख आते हैं। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कौन कौन से। पहला है साधारण रेखीय आरेख यानी कि जो सिंपल लाइनर ग्राफ होता है वो एक बिंबी आरेख का उदाहरण है। अगला है बहुरेखीय आरेख यानी मल्टीपल लाइनर डायग्राम, ये भी एक बिंबी का उदाहरण है। इसी में आता है साधारण दंड आरेख यानी कि सिंपल वायर डायग्राम। इसी में अगला आता है मिश्रित दंड आरेख, इसी में आता है बहुदंड आरेख, साधारण पिरामिड, अध्यारोपित पिरामिड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे वन डायमेंशनल डायग्राम के उदाहरण हैं यानी एक बिंब के उदाहरण हैं। तो आपको इनमें से किसी से भी प्रॉपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि बताइए जो साधारण जो पिरामिड आरेख होते हैं वे क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताना है कि जो साधारण जो पिरामिड आरेख होते हैं वे जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, उसमें खास करके मेल और फीमेल की जनसंख्या को दिखाते हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए मेल को किधर प्रदर्शित करते हैं और फीमेल को किधर दिखाते हैं। तो हमेशा जो जितने भी पिरामिड आरेख होते हैं उनमें राइट साइड में मेल होता है और लेफ्ट साइड में फीमेल को दिखाते हैं। ये टोटल पॉपुलेशन के परसेंट को शो करते हैं। ऐसे ही आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेखीय आरेख और बहुरेखीय आरेख में क्या अंतर होता है। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि रेखीय आरेख में केवल एक ही रेखा के आधार पर हम लोग आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि बहुरेखीय आरेख में एक से ज्यादा रेखाएं होती हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि साधारण दंड आरेख और बहुदंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख तीनों में ही क्या अंतर होता है। तो साधारण दंड आरेख में केवल एक ही दंड बनाया जाता है, जबकि बहुदंड में एक से ज्यादा दंड बनाए जाते हैं, जबकि मिश्रित दंड आरेख में एक ही दंड में कई सारे भागों में हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साधारण पिरामिड आरेख, अध्यारोपित और मिश्र तीनों में क्या अंतर होता है। तो साधारण पिरामिड आरेख जैसा मैंने भी आपको बताया कि किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, किसी भी जिले की जनसंख्या में जो कुल जनसंख्या होती है उसमें महिला और पुरुष यानी मेल फीमेल की जनसंख्या को एज
वाइज, यानी कि ग्रुप बनाए जाते हैं एज के, उस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि ये जो पिरामिड जो अध्यारोपित होती है उसमें एक के ऊपर एक पिरामिड यानी कि ओवरलैप करके, जैसे एक राज्य की जनसंख्या दी गई है, मान के चलो जैसे राजस्थान की जनसंख्या दी गई है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या दी गई है, अगर हमें दोनों की जनसंख्या को तुलना करनी है तो पहले जैसे हम राजस्थान या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का पिरामिड बनाएंगे और उसके ऊपर दूसरे राज्य का पिरामिड बनाते हैं, तो एक साथ एक के ऊपर एक ओवरलैप करके जब बनाया जाता है उसे कहते हैं अध्यारोपित पिरामिड। फिर आपसे पूछा जाता है मिश्र पिरामिड क्या होते हैं। मिश्र पिरामिड साधारण पिरामिड की तरह ही होते हैं, पर अंतर ये होता है कि इसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों जनसंख्या को अलग अलग इसमें प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विबिंबी आरेख क्या होते हैं। तो द्विबिंबी जो आरेख होते हैं वो क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई वृत्त जिसमें हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाते हैं उसे हम लोग द्विबिंबी आरेख कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से आरेख आते हैं, तो हमें इनके नाम पता होना चाहिए, जैसे इकाई वर्ग आरेख, वर्गाकार, आयताकार, वृत्तारेख, वलय आरेख, इसमें मुख्य रूप से आते हैं। अब ये इकाई वर्ग में क्या होता है, अगर आपसे प्रॉपर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इकाई वर्ग हम कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है अलग अलग इकाइयां बनाई जाती हैं। जैसे मान के चलें कि किसी क्षेत्र में 52 इकाइयों को हमें दिखाना है, तो 52 के लिए क्या करेंगे, 52 के लिए अलग अलग इसमें इकाइयां बना दी जाएंगी। यहाँ पर 52 टोटल ही इकाइयों को बना दिया जाता है इस प्रकार से, तो इन्हें कहते हैं हम लोग इकाई वर्ग आरेख। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि ये वर्गाकार क्या होते हैं, तो आपको पता होगा जब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी सेम रहती है इसे हम लोग कहते हैं वर्गाकार आरेख। अगर आपसे पूछा जाता है कि आयताकार आरेख क्या होते हैं, तो आपको कहना है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उस आधार पर हम आंकड़ों का निरूपण करेंगे, तो ये जो है वो आयताकार आरेख कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि ये वृत्तारेख आरेख क्या होते हैं, तो ये इनको व्हील डायग्राम कहते हैं और ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और व्हील डायग्राम को निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यदि जैसे कोई आंकड़े दिए गए हैं तो आप इसको वृत्तारेख को वहां से बना सकते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि वृत्तारेख को बनाने का फॉर्मूला बताइए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें जो दिया गया मान होता है बट्टे कुल मान होता है इंटू 360, तो इस प्रकार से हम लोग इसको वृत्त में बना लेते हैं। एक होता है वलय आरेख। वलय आरेख भी वृत्तारेख की तरह होता है, बस अंतर इतना होता है कि वृत्तारेख में तो एक ही वृत्त होता है, जबकि ये वलय आरेख होता है उसमें 2 वलय बनाए जाते हैं और दोनों ही वलय जो वलय होते हैं वो सेम रेडिएशन में रहते हैं और इनको अलग प्रकार से हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। ये वलय आरेख होते हैं। तो ये होते हैं द्विबिंबी आरेख, वे आरेख जिसमें हम किसी भी क्षेत्रफल को निकाल सकें आंकड़ों के आधार पर, उसे हम लोग कहेंगे द्विबिंबी आरेख। एक होते हैं त्रिबिंबी आरेख। एग्जाम में यदि आपसे एक कहता है कि त्रिबिंबी आरेख क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि त्रिबिंबी आरेख वे होते हैं जो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई के संपूर्ण क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेते हैं, उसे हम लोग त्रिबिंबी आरेख कहते हैं। तो आप कहेंगे इसमें 3 प्रकार के आरेख आते हैं, एक आता है घनारेख, एक गोलीय आरेख, ब्लॉक पुंज आरेख। तो इसमें 3 प्रकार से मुख्य रूप से रहते हैं, इसमें क्यूब डायग्राम, स्फेरिकल डायग्राम और पाइल डायग्राम, ये तीनों के तीनों त्रिबिंबी आरेख के उदाहरण हैं जो आपने अपनी फाइल में बनाए होंगे। इसके बाद में इसी में हमारा ये यूनिट दिया गया है सांख्यिकी विधियां। तो सांख्यिकी विधियों में आपको मैथमेटिकली आपने जो पोर्शन पढ़ा होगा, सांख्यिकी विधियों में आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंकड़े किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े वे होते हैं जो कि फील्ड से इकट्ठे किए जाते हैं, वे आंकड़े होते हैं। आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डाटा, और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डाटा। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनको प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो आप कहेंगे कि प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की कई विधियां होती हैं, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन करना, नंबर 2 साक्षात्कार या इंटरव्यू के माध्यम से, नंबर 3 प्रश्नावली, और नंबर 4 अनुसूची यानी कि क्वेश्चनरी और शेड्यूल। तो इस प्रकार से हम इनके माध्यम से फील्ड में जाकर के स्वयं ही आंकड़ों को जब पहली बार इकट्ठा करके लाते हैं तो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो पहले से ही हमारे पास प्राप्त होते हैं और हम उन आंकड़ों को यूज करते हैं, जैसे किताबों के माध्यम से आंकड़ों को प्राप्त कर लेना, इंटरनेट के माध्यम से आंकड़ों को
प्राप्त कर लेना, किसी मैगजीन से प्राप्त कर लेना, तो ये सारे स्रोत हैं वो द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। तो सांख्यिकी विधियों के बारे में आपने पढ़ा होगा माध्य, माध्यिका, बहुलक और सहसंबंध। तो जैसे जो माध्य होता है या माध्यिका होती है या बहुलक जो सहसंबंध होते हैं, इनके अलग अलग सूत्र होते हैं। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी होती है, इसमें खंडित श्रेणी होती है, इसमें समूहन विधि होती है। तो कई सारी अलग अलग विधियां होती हैं, तो वो हमें याद होनी चाहिए। तो जैसे आप पूछा जाता है भाई माध्य क्या क्या फॉर्मूला होता है, व्यक्तिगत श्रेणी से बताइए, तो आप कहेंगे कि माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपसे कहा जाता है कि लघु विधि का क्या सूत्र होता है, तो आप बताएंगे कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ऐसे ही माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस 1 अपॉन 2। इसमें और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद करने होंगे अपने प्रैक्टिकल की फाइल में से। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए तो भाई बहुलक क्या होता है, तो आपसे ये परिभाषा ही पूछ जा सकती है बहुलक किसे कहते हैं। तो आपको आंसर देना है कि जब किसी संख्या में, जब बहुत सारी संख्या दी गई हैं, तो जब किसी संख्या में कोई एक नंबर या जब कोई एक संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है या ज्यादा बार आती है, तो उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक के भी कई सारे अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, वो आपको याद करने होंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सहसंबंध क्या होता है, और सहसंबंध के भी अलग अलग फॉर्मूले हैं, दिए गए हैं। कार्ल पियर्सन मेथड है, कई सारे और फॉर्मूले होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए तो सहसंबंध क्या होता है, तो यहाँ आपको आंसर देना है कि x और y दो चर होते हैं, उन दोनों के मध्य क्या संबंध है, उसे हम लोग सहसंबंध कहते हैं। अब ये सहसंबंध धनात्मक भी हो सकता है, यह सहसंबंध ऋणात्मक भी हो सकता है, या दोनों के मध्य पूर्णतः संबंध भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है सहसंबंध बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले आपको याद करना होगा इनको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में से। और मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि आप जितना भी मेरे पीछे ये मैटर देख रहे हैं, ये सारी की सारी इसकी डीपली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सारी की सारी वीडियो अवेलेबल हैं। आप वहां जाकर के इसको डीपली देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल की फाइल को और अच्छा बना सकते हैं, और अपने इंटरव्यू के लिए भी आप डीपली पढ़ करके बहुत अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। यदि आपको फाइल बनाने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर भरत कुमार पर जाकर के वहां से आप प्रैक्टिकल की फाइल देख सकते हैं। इसमें सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसके अलावा फोर्थ, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, एनुअली बीए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की फाइलें अवेलेबल हैं। तो इसी में आगे ये जो पोर्शन दिया गया है वो है फील्ड सर्वेक्षण का। तो थर्ड सेमेस्टर में जो सर्वेक्षण दिया गया है वो दिया गया है प्रिज्मेटिक कंपास का। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने जो सर्वे किया है वो कौन सा सर्वे किया है, तो आप कहेंगे कि हमने प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वे किया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रिज्मेटिक कंपास का जब सर्वे करने आप गए तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लेके गए, तो आपको उन सभी इंस्ट्रूमेंटों के नाम बताने होंगे जो आप फील्ड में लेके गए थे। जैसे कि आप कहेंगे कि सर हम प्रिज्मेटिक कंपास लेके गए, हम कंपास का स्टैंड लेके गए, हम रेंजिंग रॉड लेके गए, हम टेप लेके गए, हम एरो लेके गए, हम साहुल पिंड लेके गए। तो जो भी आप उपकरण लेके गए उन सबके आपको नाम बताने होंगे। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वेक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं या आपने कौन कौन से सर्वेक्षण किए हैं। तो आपके थर्ड सेमेस्टर में जो सर्वेक्षण दिए गए हैं उनमें एक तो दी गई है विकिरण विधि यानी कि रेडिएशन मेथड, दूसरी दी गई है इंटरसेक्शन मेथड यानी कि प्रतिच्छेदन विधि, तीसरी दी गई है ट्रेवस मेथड यानी कि माला रेखा विधि। और ट्रेवस मेथड के भी दो प्रकार हैं, ओपन ट्रेवस और क्लोज ट्रेवस, खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि। इसी में एक दी गई है रिसेक्शन मेथड, स्थिति निर्धारण विधि। तो चार प्रकार की विधियां दी गई हैं। तो आपसे अगर पूछता है एग्जामिनर तो आपको बताने होंगे कि ये हमारी चार विधियां दी गई हैं। इनमें रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रेवस मेथड और रिसेक्शन मेथड दिया गया है। आपसे अगला पूछा जा सकता है कि फॉरवेयरिंग क्या होती है, बैक बेयरिंग क्या होती है। तो फॉरवेयरिंग का मतलब होता है आगे की ओर देखना यानी अग्रदिक्मान, और बैक बेयरिंग का मतलब होता है कि आगे से पीछे की ओर देखना यानी कि पश्च दिक्मान। और अग्रदिक्मान और पश्च दिक्मान यानी कि फॉरवेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है 180 डिग्री। इसी में आपसे जो पूछा जा सकता है मापनी, कि मापनी क्या होती है। तो एक तो आपको मापनी की परिभाषा आनी चाहिए। मापनी की परिभाषा जैसा कि आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। फिर आपसे MKS PIS पद्धति के बारे में पूछा जा सकता है।
कि बताइए 1 फुट में कितने इंच होते हैं, आपने कहा 12 इंच होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 फरलांग में कितने गज होते हैं, 220 गज होते हैं। 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग। ये पूरी आपको आनी चाहिए। यदि आपको ये MKS PIS पद्धति नहीं पता है तो मेरा इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है MKS PIS के नाम से, उसमें सारी की सारी पद्धतियां बताई गई हैं कि हम इन्हें कैसे याद करें। और आपको ज़्यादा नॉलेज इंटरव्यू के लिए चाहिए तो मैंने बच्चों के, कुछ स्टूडेंटों के मॉक इंटरव्यू लिए हैं, आप उस इंटरव्यू को जाकर के देख सकते हैं। और उन वीडियो को देखने के बाद में आपके और ही ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।